हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 10। आज का टॉपिक है हाइड्रेशन एनर्जी। अभी देखो लेक्चर फर्स्ट टू 9 हमने देखा था केमिकल बॉन्डिंग में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा था, फिर आयनिक बॉन्ड देखा था, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ देखा था, लैटिस एनर्जी देखा था। तो ये सब टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं लेक्चर 1 to 9 में, तो वो लेक्चर 1 to 9 भी आप प्लीज़ देखो, ठीक है। उसके बाद लेक्चर 10 देखो। लेक्चर 10 में हम देखने वाले हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी है क्या? पहला पॉइंट ये है कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी ऑब्वियसली बात है, ये एनर्जी है, पर ये एनर्जी कब प्रोड्यूस होता है, कब रिलीज होता है, या फिर हम एनर्जी देते हैं, ये एक्चुअल में हाइड्रेशन एनर्जी है क्या, ठीक है। तो देखो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है कि सपोज मान लो एक मेटेलिक आयन है, ठीक है, मतलब एक आयन है, तो इस आयन के पास क्या होती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होती है। मतलब हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या कि ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अपने चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट किया और ये वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड हो जाता है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है कौन सा, आयन, ठीक है। मतलब एक कोई मेटल आयन है और ये मेटल आयन क्या हुआ, 1 मोल मेटल आयन, ठीक है। तो इसको जितने वाटर मॉलिक्यूल सराउंड होते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल सराउंड होने से जितनी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिलीज एनर्जी, ठीक है। तो रिलीज एनर्जी जो होती है वो ही क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसको डेफिनेशन लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ 1 मोल आयनिक सॉलिड, ठीक है। 1 मोल आयनिक सॉलिड में जब हाइड्रेशन होती है तो उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या है, पोलर है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर होता है, ठीक है। और जो Na+ है, तो ये ऑब्वियसली बात है, ये क्या है, आयन है। तो हमने जब वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस पढ़े थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि अगर ये पोलर मॉलिक्यूल है और ये आयन है, तो इसके बीच में कौन सा फोर्स होता है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। इसके बीच में जो फोर्स होता है वो होता है आयन डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन होता है और क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ 1 मोल आयनिक सॉलिड। 1 मोल आयनिक सॉलिड के हाइड्रेशन में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। अब देखो हाइड्रेशन एनर्जी के लिए एक पॉइंट है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में आपको पता होगा, वाटर की जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है उसको εr से लिखते हैं और डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 81, ठीक है। और जो बेंजीन होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसकी जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है वो होती है 0, ठीक है। अब देखो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या मतलब है, आपने क्या पढ़ा होगा, आपको पता है कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। तो वहाँ पे K की वैल्यू होती है, K = 1/4 पाई एप्सिलॉन r, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन जो r होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन r, ठीक है। तो इस एप्सिलॉन r की जो वैल्यू होती है, अब एप्सिलॉन r के किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K के, तो अगर ER ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, कम होगा। मतलब क्या कि सपोज मान लो 2 चार्ज हैं, ठीक है, ये Q1 और Q2, तो 2 चार्ज हैं। अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा, ये अगर सपोज मान लो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा, तो ये आपस में जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो क्या होगा, लो होगा। अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है F इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा, लो होगा, ठीक है। जब F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लो होगा तो ये क्या होगा, Q1 और जो Q2 होगा ये दूर दूर रहेंगे, तो इसको डिसोसिएट करना आसान हो जाएगा, या फिर ये अपने आप में डिसोसिएट ईजिली हो जाएंगे, क्योंकि इसके बीच ये जो Q1 और Q2 है इसके बीच में जो फोर्स क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा फोर्स लग रहा है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो गया, तो ये क्या होगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि हम वाटर में जब भी आयनिक कंपाउंड को सॉल्यूट करते हैं तो क्या होता है,
जब हम आयनिक कंपाउंड को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, वो अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, क्यों ब्रेक हो जाता है? क्योंकि जो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब समझ गए। अब एक पॉइंट समझो कि पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट अगर इंक्रीज करेंगे, पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट क्या किया? इंक्रीज किया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या इफेक्ट आएगा? अगर पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट हम इंक्रीज करते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो मैंने क्या बताया कि जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो ये जो आयन है Q1 Q2 ये वीक फोर्सेज हो जाएंगे, मतलब Q1 और Q2 आपस में ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा ना। तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इंक्रीज। समझ में आया? अगर पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज कर रहे हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इंक्रीज होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज करोगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा Fe वो क्या होगा? लो हो जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होने की वजह से क्या होता है? ये आपस में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, मतलब Q1 और Q2 जो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे? ईजिली ब्रेक हो जाएंगे, और Q1 चार्ज अलग हो जाएगा, Q1 प्लस और Q2 माइनस, ये अब अलग अलग चार्ज में ब्रेक हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल NaCl है। ठीक है, ये सॉलिड है, इसको क्या किया? वाटर में डाला। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 81। ठीक है, तो ये Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है। क्यों ब्रेक होता है? क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? 81 है। ये क्या करेगा? Na और Cl के जो आयनिक बॉन्ड है, मतलब आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा? ऑब्वियसली बात है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ना। आप पढ़े होंगे कि जो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो यहाँ पे जो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होगा? कम हो जाएगा अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा तो, और कम होने की वजह से क्या होगा? ये Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आए? पहला पॉइंट क्या था? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? जो 1 मोल आयनिक सॉलिड होते हैं, 1 मोल आयनिक सॉलिड, इसको हाइड्रेशन में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखो वाटर क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है, और जो आयन है वो आयन है। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल और आयन के बीच में जो फोर्स होता है वो आयन डाइपोल एट्रैक्शन होता है। ठीक है, आयन डाइपोल एट्रैक्शन, ये हमने वीक फोर्सेज लेक्चर नंबर शायद 4 या 5 में डिस्कस किया था। तो आप वहाँ पे जितने भी वीक फोर्सेज हैं, वीक वैंडर वाल फोर्सेज हैं, वहाँ पे सब हमने डिस्कस किया है, तो लेक्चर नंबर 4 या 5 आप देख सकते हो। चलो, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाया तो फिर क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इंक्रीज हुआ। आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, अब ये याद करने के लिए आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होता है? वीक हो जाता है दोनों चार्ज के बीच में, इसलिए वो दोनों चार्ज क्या होते हैं? ईजिली सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब चलो देखो कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे हम। क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी ऑफ Ki। Solubility of Ki is maximum in, ऑप्शन दिया हुआ है, ए है CH3OH, बी है CH3OCH3, सी ऑप्शन है C2H5OH, और डी ऑप्शन है CH3COCH3। ठीक है, तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ Ki किसकी ज़्यादा होगी। तो Ki ज़्यादा होने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा? इन सारे मॉलिक्यूल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे चेक करोगे? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो सबसे ज़्यादा पोलर होगा वो क्या होगा? उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो आपको यहाँ पे देखो ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी क्या है? ईथर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? कीटोन है। और ये ऑप्शन नंबर ए और सी क्या है? एल्कोहल है। ठीक है, तो एल्कोहल, ईथर और कीटोन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सबसे ज़्यादा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो आपको पता होना चाहिए, एल्कोहल की ज़्यादा होती है। ठीक है, एल्कोहल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो
अब देखो एल्कोहल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होती है, तो ए और बी तो दोनों ही एल्कोहल हैं। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ए का ज़्यादा होगा या फिर बी का ज़्यादा होगा। तो जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होगे तो यहाँ पे क्या चार्ज डेवलप होगा, माइनस चार्ज डेवलप होगा ओ पे, यहाँ पे भी माइनस चार्ज डेवलप होगा और ओ प्लस, ठीक है, एच प्लस। तो अब यहाँ पे देखो ओ के पास माइनस है, यहाँ पे भी ओ के पास माइनस है, तो जो माइनस वाला चार्ज है वो स्टेबल किस में रहेगा, CH3O माइनस, CH3O माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर C2H5O माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑब्वियसली बात है कि CH3O माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो R प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे क्या लगा होगा, प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे एक ही मिथाइल है और यहाँ पे क्या है, दो मिथाइल है, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा लगने की वजह से यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा डेवलप होगा, इसलिए ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये क्या होगा, अनस्टेबल, और ये क्या, ये होगा स्टेबल, ठीक है। अब ये स्टेबल होगा तो H प्लस आयन जल्दी रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो अब इससे कंपेयर कर सकते हैं कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो ज़्यादा होगा और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 34, ठीक है। और जो इथेनॉल है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 27, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 27, ठीक है। अगर सपोज मान लो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू नहीं याद है तो आप यहाँ पे स्टेबिलिटी से चेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे माइनस क्रिएट होता है तो अब देखो ईथर और एल्कोहल में यहाँ पे माइनस क्रिएट होना बहुत ही डिफिकल्ट होती है, ठीक है। ईथर को ब्रेक करना, ईथर के बॉन्ड को ब्रेक करना, क्योंकि और O और H के बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएंगे, पर वो ऑक्सीजन और कार्बन के ब्रेक इजीली ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। तो इसको ब्रेक करना भी इजीली नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, एल्कोहल का जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है ईथर और कीटोन से ज़्यादा होता है, ठीक है। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये सारे कंसेप्ट आपको वहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो सॉल्वेंट है, फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट HF, H2SO4, H2O2, H2O और D2O, आपको ये सॉल्वेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको याद करने होंगे, ठीक है। देखो HF क्या होता है, मोस्ट हाईली एसिडिक होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होती है, ये H प्लस और F माइनस में इजीली ब्रेक हो जाता है। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है 120। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा किसकी होती है, HF की। उसके बाद यहाँ पे देखो H2SO4 और ये क्या है, H2O2, ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। आपको पता होना चाहिए H2SO4 और H2O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, नहीं पता है तो आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे तो ये क्या होते हैं, इसके जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, H2SO4 के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 102 और H2O2 के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो होता है 98, ठीक है। H2O2 का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या होता है 98, H2SO4 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 102 और वाटर की अभी हमने देखा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी होती है 81, ठीक है। और D2O की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है, अब देखो D2O जो DO बॉन्ड होती है ना वो D हाईली पॉजिटिव होता है, तो ये क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, D2O का बॉन्ड ब्रेक करना इजीली पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए D2O का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, थोड़ा लो होता है और इसकी वैल्यू जो होती है वो 79 के आसपास होती है, ठीक है। तो ये आपको जो भी सॉल्वेंट मैंने यहाँ पे बताए हैं इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको इजीली पता होना चाहिए, ठीक है। एज ए ट्रिक आप याद कर सकते हो, जो HF होता है हाईली क्या होता है, एसिडिक होता है, ये इजीली H प्लस आयन को रिलीज कर देगा। उसके बाद H2SO4 ये भी आपको पता है, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये भी क्या करता है, H प्लस ईजिली रिलीज कर देता है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, डायरेक्ट H प्लस रिलीज कर देगा, मतलब हाइड्रोजन आयन, और ताकि उससे क्या हो, रिडक्शन हो दूसरे मॉलिक्यूल का, ठीक है। H2O2 भी क्या करता है, H प्लस ईजिली रिलीज करता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो वाटर की जो 81 है और D2O की 79 है, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक से भी आप एज ए ट्रिक आप याद कर सकते हो, ठीक है। देखो ट्रिक बहुत मायने नहीं रखता नीट के लिए, आपको कंसेप्ट पता है तो आप कंसेप्ट से चीज़ें याद रखा करो, ट्रिक तो खुद बना सकते हो आप, ठीक है। चलो तो अब एक पॉइंट लिख लो, पॉइंट है कि D2O हैज़ बेटर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन वाटर लिविंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल ईच अदर इज लेस, ठीक है। मतलब ये आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी मैंने बताया था कि जो D प्लस होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए D2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है किसकी, D2O की, वो ज़्यादा होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ H2O से, ठीक है।
क्यों होती है? क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है D2O और H2O में, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही आपको इंटरमोलिकुलर जब एग्जांपल देखे होंगे तो वहाँ पे वाटर और D2O में हमने कंपैरिजन किया होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, D2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, इसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ D2O, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ D2O इज लेस देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि जो D2O में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल रहता है, बट वाटर जो होता है वो इजीली ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब देखो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी के लिए जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है वो आपको फैक्टर्स देखने हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z प्लस इंटू Z माइनस, मतलब कटायन और एनायन के चार्ज पे अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके चार्ज पे क्या करता है, डिपेंड करता है हाइड्रेशन एनर्जी। और ये चार्ज वाला फैक्टर जो है यहाँ पे भी डोमिनेंट होता है, जैसे लैटिस एनर्जी में हमने देखा था ना, तो वैसे ही यहाँ पे चार्ज वाला जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट। ठीक है, अब देखो हाइड्रेशन एनर्जी दूसरी पॉइंट पे क्या डिपेंड करती है, दूसरा फैक्टर जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड ऑन साइज़। अगर कटायन की साइज़ क्या है, कटायन की साइज़ अगर ज़्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम है, या फिर एनायन की साइज़ क्या है, ज़्यादा है तो क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा। मतलब कटायन हो या एनायन हो, दोनों की साइज़ अगर ज़्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा। ऑब्वियसली बात है, सपोज मान लो ये Na+ है, ठीक है। अब इसकी साइज़ तो सपोज मान लो Na+ की जो साइज़ होती है वो छोटा होता है किससे, Na+ की साइज़ किससे छोटी होती है, K+ से। K+ की जो साइज़ होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। तो Na+ की जब साइज़ छोटी होगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा आ सकेंगे, पर यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा आएंगे, H2O। ठीक है, अब इसने अपनी क्या करी, साइज़ बढ़ा ली, तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे, और दूर दूर होने की वजह से क्या होंगे, यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही है। तो साइज़ बढ़ता है तो क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, चलो तो अब हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, और किसकी हाइड्रेशन एनर्जी कितनी ज़्यादा होती है, कैसे निकालते हैं उसको, कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। ऑप्शन ए है NH4+, ऑप्शन बी है लिथियम प्लस, ऑप्शन सी है H+, और ऑप्शन डी है K+। ठीक है, तो अब इसमें से आपको क्या डिसाइड करना है, इसके साइज़ डिसाइड करना है। ठीक है, अब अगर आपने इसके साइज़ डिसाइड कर लिए तो इसमें आप बता सकते हो कि हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। तो जिसकी साइज़ सबसे छोटी होगी उसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटी साइज़ किसकी है, सबसे छोटी साइज़ जो होती है वो हाइड्रोजन की होती है। ठीक है, जब आप फर्स्ट ग्रुप पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम और NH4+, ये सीरीज़ में आता है। ठीक है, लिथियम के बाद क्या आता है, पोटेशियम आता है। ठीक है, और हाइड्रोजन आता है। तो हाइड्रोजन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, वहाँ पे H+ चार्ज है, वो क्या होता है, सबसे छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू, यहाँ पे देखो सबसे छोटा नहीं, पीरियोडिक टेबल में आपको सबसे छोटा नहीं देखना है। ये जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से सबसे छोटा कौन है, H+ सबसे छोटा है। ठीक है, तो H+ सबसे छोटा है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। समझ में आया? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following size order is not correct in aqueous solution। कंडीशन क्या दिया है कि जो साइज, तुम्हें क्या बताना है, साइज ऑर्डर का जो करेक्ट ऑर्डर नहीं है कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइज ऑर्डर इज नॉट करेक्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो एग्जांपल देखते हैं इसके। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन में विच साइज ऑर्डर इज नॉट करेक्ट। अब देखो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है,
पहले तो कंसेप्ट समझ लो, एक्वस सॉल्यूशन में होता क्या है। सपोज मान लो हम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट ले रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं क्या होता है, साइज़ इंक्रीज़ होता है। क्या होता है, साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ग्रुप में क्या होता है, साइज़ इंक्रीज़ होता है। मतलब सबसे ज़्यादा साइज़ किसका है, सीजियम प्लस का है, ठीक है। अब देखो सीजियम प्लस का साइज़ ज़्यादा है तो अब इसका एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, हाइड्रेशन होगा सबका, ऑब्वियसली बात है। अगर इसको क्या किया, एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया तो इसका हाइड्रेशन होगा। तो हाइड्रेशन होगा तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन किसका होगा, जिसका साइज़ छोटा होगा। मतलब क्या होगा, लिथियम आयन का हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, लिथियम प्लस का हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। मतलब कि हाइड्रेशन एनर्जी का जो ऑर्डर है वो ऊपर लिथियम प्लस का ज़्यादा होगा और सीजियम प्लस का क्या होगा, कम होगा। तो अब जब हाइड्रेशन क्या होगा, हाइड्रेशन लिथियम प्लस का ज़्यादा होगा तो इसके चारों तरफ, लिथियम के चारों तरफ क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड होंगे। और सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल किसके सराउंडेड होंगे, लिथियम प्लस के सराउंडेड होंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा साइज़ किसका ज़्यादा हो जाता है, लिथियम प्लस का, ठीक है। क्यों होता है, समझ में आया क्या। जो लिथियम मॉलिक्यूल होता है इसके चारों तरफ क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड हो जाते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड हो गए तो लिथियम जो आयन है उसका साइज़ क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि लिथियम प्लस का जो साइज़ है वो छोटा है और छोटा होने से क्या हुआ, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, मतलब हाइड्रेशन ज़्यादा हुआ। तो हाइड्रेशन ज़्यादा होने से क्या हुआ, लिथियम का साइज़ इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन में जो ऑर्डर होता है वो उल्टा हो जाता है, समझ में आया। अब देखो F-, Cl-, Br- और I-, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या होता है, सबसे छोटा होता है, क्लोरीन उससे बड़ा, ब्रोमीन उससे बड़ा और आयोडीन माइनस उससे बड़ा, ठीक है। तो जो सबसे छोटा होता है इसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, तो हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो इसका साइज़ क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। ये सब साइज़ के ऑर्डर हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नॉट करेक्ट आपको बताना है, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। अब देखो लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम, ये अभी हमने एग्जांपल देखा। तो जो लिथियम का साइज़ है वो छोटा होता है इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। जैसे जैसे साइज़ बढ़ते जाएगा हाइड्रेशन कम होते जाएगा, तो साइज़ का ऑर्डर क्या होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। एक्वस सॉल्यूशन में साइज़ तो यही मिलेगा। तो ये भी क्या है, ये भी सही है, ठीक है। अब देखो Na+, Mg+2 और Al+3, ऐसे तो क्या है, Na+ की साइज़ जो होती है वो Mg+2 से छोटा होगा, पर Al+3 से क्या होगा, Mg+2 का साइज़ बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे तो बड़ा होता है। Na+ का साइज़ जो होगा, जो वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा यहाँ पे। तो जब Na+ का साइज़ बड़ा होगा तो हाइड्रेशन भी क्या होगा, कम होगा। सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन किसका होगा, जो Al+3, क्योंकि सबसे छोटा यही है। तो जब हाइड्रेशन इसका ज़्यादा होगा तो साइज़ क्या होगा, बढ़ जाएगा एक्वस मीडियम में। तो ये भी क्या है, सही है, ठीक है। अब देखो लिथियम प्लस, बेरिलियम+2 और मैग्नीशियम+2। तो अगर जब नॉर्मली देखते हैं विदाउट एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, विदाउट एक्वस सॉल्यूशन देखते हैं तो लिथियम की साइज़ क्या होती है, ज़्यादा होती है विद बेरिलियम से, और सबसे छोटी कौन सी होती है, मैग्नीशियम प्लस, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो सबसे छोटा होता है वो क्या होता है, बेरिलियम+2 का होता है। उससे छोटा कौन सा होता है, Mg+2, और उससे इससे छोटा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, लिथियम प्लस। तो लिथियम प्लस अगर सबसे बड़ा है तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा, और हाइड्रेशन कम होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगा। तो यहाँ पे लिथियम प्लस का साइज़ जो एक्वस मीडियम में होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, पर यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ज़्यादा दिया हुआ है, इसलिए ये क्या है, गलत ऑप्शन है, ठीक है। गलत ऑप्शन है, पर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर डी होगा, ठीक है। अब एक नोट लिखो, नोट देखो, जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, हाइड्रेशन एनर्जी H+ की हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम प्लस से ज़्यादा होती है, ठीक है। H+ की जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो लिथियम प्लस से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब टर्म आता है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी ऑफ H+ क्या होता है, ज़्यादा होता है लिथियम प्लस से। अब देखो इस चीज़ को हम समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है और इसके कंसेप्ट को भी आपको समझना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, ये सब आयन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं क्या होता है, साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। साइज़ क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। अब साइज़ इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। मतलब हाइड्रेशन जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ। जब हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज़ हुआ मतलब क्या, हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, लिथियम प्लस की। मतलब लिथियम प्लस के आसपास क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा सराउंडेड होंगे।
तो लिथियम प्लस के पास सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड होंगे, मतलब क्या है कि जिसकी साइज़ छोटी उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा। ये तो आपको समझ में आ गया। तो जब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब कि लिथियम प्लस की हाइड्रेशन ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, लिथियम का साइज़ बढ़ जाएगा। और लिथियम का साइज़ बढ़ने की वजह से क्या होता है, लिथियम की जो मोबिलिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो लिथियम की जो मोबिलिटी होती है ये क्या था, हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर। हाइड्रेशन एनर्जी नीचे जाता है तो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, ठीक है। और साइज़ जो होता है नीचे का जाता है तो बढ़ता है, ठीक है। तो मोबिलिटी भी किसकी ज़्यादा होगी, जिसके पास हाइड्रेशन कम होगा। मतलब आपको एक्वस सोल्यूशन में सबसे ज़्यादा मोबिलिटी कौन शो करेगा, सीजियम प्लस। सीजियम प्लस सो हाईएस्ट मोबिलिटी। क्यों, बिकॉज लो हाइड्रेशन, so in aqueous solution size of cesium plus is लो। समझ में आया, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन में जो सीजियम प्लस का साइज होगा वो क्या होगा, कम होगा एज़ कम्पेयर टू लिथियम प्लस से। क्यों, क्योंकि सीजियम प्लस को हाइड्रेशन ही नहीं होगा, हाइड्रेशन बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू लिथियम आयन से। इसलिए क्या होगा, सीजियम की जो मोबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लिथियम, ठीक है। तो नीचे क्या होता है, नीचे मोबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। डाउनवर्ड ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, मोबिलिटी इंक्रीज़ होगी, मोबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया कि हाइड्रेशन एनर्जी से मोबिलिटी कैसे चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो मोबिलिटी से एक और कंसेप्ट आता है कि अगर मोबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्या होता है, कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है। कंडक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। क्यों, कि जब जो आयन की जो मोबिलिटी होगी वो इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, आयन की मोबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। ये सारे पॉइंट आपको समझने, कौन सा, मोबिलिटी समझना है, हाइड्रेशन एनर्जी समझना है, कंडक्टिविटी समझना है। समझ में आया। तो अब यहाँ पे ये जो मैंने नोट में लिखवाया है, अब यहाँ पे क्या है कि H प्लस का साइज़ छोटा होता है, H प्लस का साइज़ छोटा होता है लिथियम प्लस से, तो H प्लस का क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। H प्लस का हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि जब सपोज मान लो H प्लस है और H प्लस के सराउंडिंग में जो वाटर मॉलिक्यूल हैं ये सराउंडेड हो गए, तो H प्लस की क्या होगी, साइज़ बढ़ गई। और लिथियम के पास क्या है, साइज़ छोटा है, इसलिए इसके पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल बहुत कम अरेंज होंगे, ठीक है। तो बहुत कम अरेंज होंगे तो लिथियम की साइज़ क्या होगी, छोटी हो जाएगी। इन एक्वस मीडियम लिथियम की साइज़ क्या होगी, छोटी हो जाएगी। अब देखो इसके बावजूद भी अगर साइज़ छोटी होगी तो मोबिलिटी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, लिथियम की ज़्यादा होनी चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने मोबिलिटी क्या बताया है कि जो मोबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन है वो लिथियम प्लस से ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये आपको क्यों होता है कि हाइड्रोजन प्लस की जो क्या होता है, हाइड्रेशन भी ज़्यादा होता है और मोबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है, कंसेप्ट है कि जो हाइड्रोजन प्लस है, H प्लस है, ठीक है। H प्लस क्या करता है, वाटर के साथ मिलता है और ये क्या बनाता है, H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। अब हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन कर लेता है तो इसलिए इसका क्या होता है, जो मोबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। जो H प्लस आयन की जो मोबिलिटी होती है वो वाटर के साथ क्या फॉर्मेशन कर लेता है, हाइड्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। जब हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन कर लेगा तो हाइड्रोनियम आयन वाटर के साथ ही मॉलिक्यूल बना लेता है H प्लस, इसलिए इसकी जो मोबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसलिए यहाँ पे लिख लो रीज़न जो होती है H प्लस ट्रेवल्स थ्रू H2O एंड H3O प्लस, ठीक है। travel through water and H3O plus, so its mobility is better, ठीक है। समझ में आया। जो H प्लस आयन होता है वो क्या होता है, एक तो हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन कर लेगा और वाटर के साथ भी ये ईजिली मूव कर सकता है, क्योंकि आपको पता है जो वाटर मॉलिक्यूल होता है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है। ये H प्लस और OH माइनस ईजिली दे देता है आपको, तो H प्लस के साथ ये क्या करेगा, ईजिली मूव करेगा ना। समझ में आई ये रीज़न।
चलो वेरी गुड। तो कुछ अब एक और लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हाइड्रेशन एनर्जी पे। चलो तो क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन कंडक्टिविटी ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग इन कंडक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि कंडक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी अगर एक वो सॉल्यूशन होगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंडीशन दिए जाएंगे क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है NaCl KCl RbCl और CgMCl। और कौन सा स्टेट है ये? सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, अब आपको ऑर्डर में अरेंज करना है। सेकंड क्वेश्चन है NaCl KCl RbCl और CgMCl। ठीक है, ये कौन से स्टेज में है? मोल्टेन स्टेज में, मोल्टेन स्टेज में। अब देखो थर्ड है NaCl KCl RbCl और CgM क्लोराइड। ठीक है, ये कौन से स्टेज में? एक्वस सॉल्यूशन। ये आपको 3 कंडीशन दिए हुए हैं और तीनों क्वेश्चन को आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो और पॉज करके खुद से सॉल्व करो। ठीक है, चलो तो अब आंसर देखते हैं इसका। देखो पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है? सॉलिड स्टेट दिया हुआ है। तो सॉलिड स्टेट में क्या होगा? कोई हाइड्रेशन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो जो साइज आयन का होगा उसके थ्रू ही हम क्या देखेंगे? मोबिलिटी देखेंगे। ठीक है, मतलब Na+, K+, Rb+ और Cgm+। तो इसमें साइज सबसे छोटा किसका होता है? Na+ का, इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो मोबिलिटी भी क्या देखेंगे? सॉलिड स्टेट में ही देखेंगे। तो जिसका साइज छोटा होगा उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। तो Na+ की मोबिलिटी ज़्यादा होगी KCl से, और RbCl की क्या होगी? मोबिलिटी ज़्यादा होगी KCl से, और Cgm की सबसे कम होगी क्योंकि इसका साइज़ क्या है? सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो साइज इंक्रीज, मोबिलिटी डिक्रीज। ठीक है, अब देखो जो सेकंड ऑप्शन है ये कह रहा है मोल्टेन स्टेज। मोल्टेन स्टेज, अब देखो मोल्टेन स्टेज में भी क्या होता है? वाटर नहीं होता है। मोल्टेन स्टेज में भी वाटर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना। मोल्टेन स्टेज किसका है? सॉलिड स्टेज का ही मोल्टेन स्टेज है ना। मतलब क्या होता है कि सॉलिड स्टेट में आप हीट प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा? वो हीट प्रोवाइड करोगे तो वो मोल्टेन स्टेज में आएगा। ठीक है, मोल्टेन स्टेज में मतलब इसमें क्या होता है? वाटर तो होता ही नहीं। जब वाटर होगा नहीं तो हाइड्रेशन होगा क्या? इसमें भी हाइड्रेशन होगा ही नहीं। तो हाइड्रेशन नहीं होगा तो मॉलिक्यूल का साइज जैसे होता है वैसे ही हम चेक करेंगे। ठीक है, तो Na+ की साइज़ क्या होती है? ऑब्वियसली छोटी होती है, और Cgm+ की साइज़ होती है वो मैक्सिमम होती है। तो क्या होगा? ये ऑर्डर सेम है साइज़ का। Na+ की सबसे कम, उसके बाद K+, उसके बाद Rb+ और सबसे ज़्यादा Cgm+। तो सबसे कम जिसकी साइज़ होगी उसकी मोबिलिटी ज़्यादा, तो कंडक्टिविटी ज़्यादा। समझ में आ गई बात? अब देखो यहाँ पे क्या है? एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा? हाइड्रेशन होगा। तो हाइड्रेशन होगा तो जिसकी साइज़ ज़्यादा होगी उसका हाइड्रेशन कम होगा, और जिसकी साइज़ कम होगी उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। तो देखो ये क्या हो रहा है? अब आप इधर जा रहे हो तो साइज़ क्या हो रहा है? साइज़ जो हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है। तो क्या होगा? हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा? मोबिलिटी क्या होगी? मोबिलिटी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, मोबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा? कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन में ये हो जाएगा। ठीक है, चलो एक लास्ट ऑप्शन देखो 4, BeCl2 और BaCl2। ठीक है, और ये कैसा है? मोल्टेन स्टेज है, मोल्टेन स्टेज है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कंडक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? BeCl2 और BaCl2। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको आयनिक बॉन्ड पढ़ा दिया है, तो जब आप आयनिक बॉन्ड पढ़ोगे तो वहाँ पे मैंने बताया है कि जो कैटायन का साइज़ अगर बड़ा हो, कैटायन का साइज़ बड़ा हो और एनायन छोटा हो तो वो क्या होता है? मतलब एनायन क्या हो? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो तो वहाँ पे क्या होता है? आयनिक बॉन्ड ज़्यादा होता है। ठीक है, देखो जो कोई भी मॉलिक्यूल होता है ना उसमें आयनिक और कोवेलेंट दोनों ही ज़्यादा होते हैं। वो हम देखेंगे आगे जब पोलराइजेशन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम डिसाइड करेंगे कि मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है या कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर आयनिक पता है तो यहाँ पे जो Ba+2 है और Be+2 है, यहाँ पे Ba+2 की जो साइज़ होती है, Barium+2 की जो साइज़ होती है वो ज़्यादा होती है Beryllium+2 से। ठीक है, आपको सेकंड ग्रुप पता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी।
तो ये होता है बेरिलियम प्लस। अब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वहाँ पे बेरियम प्लस 2 का जो होता है वो साइज़ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बेरियम प्लस 2 का साइज़ ज़्यादा होगा तो ये क्या होता है, ये आयनिक होता है और ये कोवैलेंट होता है। ठीक है, BeCl2 क्या होता है, कोवैलेंट इन नेचर, और BaCl2 क्या होता है, आयनिक इन नेचर। तो अब यहाँ पे मोल्टेन स्टेज में कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, तो BaCl2 की, क्योंकि ये क्या है, आयनिक है, और आयनिक है तो मोल्टेन स्टेज में Ba+2Cl2- में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, BaCl2 की कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो चलो ये हाइड्रेशन एनर्जी के हमने सारे कंसेप्ट देख लिए और इसके क्वेश्चन भी देख लिए। तो ये चैनल सब्सक्राइब करो और अपने नीट एस्पिरेंट और जे एस्पिरेंट दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि हम यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट देखने वाले हैं, कंप्लीट इनऑर्गेनिक, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जो नीट और जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो हर एग्जाम्पल और हर एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो नीट में और जेई में आता है। ठीक है, जैसे कि कोटा क्लासेस में पढ़ाया जाता है ना, एग्जैक्ट सेम। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला आपके एग्जाम में। अगर आप कंप्लीट लेक्चर देखते हो, कंप्लीट कंसेप्ट समझते हो, तो इससे बाहर आपको एनसीईआरटी में भी कोई टॉपिक नहीं मिलेगी, और सारे ही कंसेप्ट मैं आपको ईजिली तरीके से समझाऊंगा। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करो, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।